हम ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन देखेंगे। Automatic differentiation it's just a method, a set of techniques to numerically evaluate the derivative of a function that is specified by a computer program। ठीक है, हमने इससे पहले एनालिटिकल डेरिवेटिव्स या सिंबॉलिक डिफरेंशिएशन ये चीज़ें देखी हुई हैं, जहाँ हमारे पास एक फंक्शन होता था और वो फंक्शन एक मैथ की एक्सप्रेशन होती थी, मसलन y इक्वल्स एक्स स्क्वायर या y इक्वल्स एक्स क्यूब प्लस 3x स्क्वायर माइनस साइन ऑफ x एंड समथिंग, कोई मैथ की एक्सप्रेशन है। उस मैथ की एक्सप्रेशन का हम डेरिवेटिव एनालिटिकली या किसी फॉर्मूले से डिफरेंशिएशन के रूल्स को यूज़ करके वो फाइंड कर लेते थे और उस डेरिवेटिव वाली एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट कर लेते थे। या सिंबॉलिक डिफरेंशिएशन होती है, जिसमें आप अगेन जिसके अंदर आपके पास डेरिवेटिव की एक्सप्रेशन को इम्प्लीमेंट कर रहे होते हैं। ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन जो है ये डेरिवेटिव को न्यूमेरिकली इवैल्यूएट कर रही होती है। इसको एल्गोरिथमिक डिफरेंशिएशन भी कहते हैं, कंप्यूटेशनल डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। यानी हम डेरिवेटिव की जो ओवरऑल एक्सप्रेशन है या उसका फॉर्मूला है उसको इम्प्लीमेंट नहीं करते, हम डेरिवेटिव को मसलन अगर डेरिवेटिव जो है वो 4 टर्म्स से मिलके बन रहा है और उसमें चेन रूल भी अप्लाई हो रहा है, तो वो हम उसकी जो इंडिविजुअल टर्म्स हैं हर टर्म को न्यूमेरिकली इवैल्यूएट कर रहे हैं। यानी हमारे पास एक बहुत बड़ी एक्सप्रेशन नहीं आती, हमारे पास उस एक्सप्रेशन के जो हिस्से हैं वो न्यूमेरिकली इवैल्यूएट हुई जा रहे हैं, तो और वो आपस में ऐड हुई जा रहे हैं। तो हमारे पास हर वक्त न्यूमेरिकल फॉर्म में ही डेरिवेटिव होता है और वो ऐड हो के फाइनल डेरिवेटिव बनता जाता है। और जो हमने बैक प्रोपगेशन पढ़ी थी पहले, बैक प्रोपगेशन भी ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन का एक स्पेशल केस होता है। क्यों पढ़ रहे हैं हम ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन? इसलिए क्योंकि जो मॉडर्न मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स हैं, फॉर एग्जांपल टेंसरफ्लो, थियानो, पाईटॉर्च, ये ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं, विच मीन्स कि आपको सिर्फ फॉरवर्ड पास इंप्लीमेंट करना पड़ता है until the loss फंक्शन। यानी अगर आप एक कंप्यूटर प्रोग्राम लिख सकते हैं जो लॉस फंक्शन को इवैल्यूएट कर सकता है, तो फिर आपको उसका जो बैकवर्ड पास है, बैक प्रोपगेशन, उसको इंप्लीमेंट करने की जरूरत नहीं है। उसके सारे डेरिवेटिव्स ऑटोमेटिकली कंप्यूट किए जा सकते हैं ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन के थ्रू। ठीक है, एंड दिस कैन बी एक्सट्रीमली कन्वीनियंट। फॉर एग्जांपल, आप लोगों ने देख लिया होगा कि आपने जब न्यूरल नेटवर्क का सबसे पहले तो आपने हाथों से डिराइव किया कि एक आम मल्टीलेयर परसेप्ट्रॉन के डेरिवेटिव्स और उनकी पूरी एक्सप्रेशंस वो बैक प्रोपगेशन का एल्गोरिदम था। हमने एक एक चीज़ हाथ से डिराइव की थी और फिर उसको इम्प्लीमेंट किया अपने असाइनमेंट्स में, और फिर उसको फाइनाइट डिफरेंसेस के मेथड जो न्यूमेरिकल चेक किए थे आपने डेरिवेटिव्स पे कि इम्प्लीमेंट सही हो गए, फाइनाइट डिफरेंस का मेथड था। फिर उसको आपने चेक किया, वेरीफाई किया। इसी तरह जब हमने कॉन्वोल्यूशनल न्यूरल नेटवर्क्स किए थे, तो इट वाज अ पेनस्टेकिंग प्रोसेस कि उसके डेरिवेटिव्स की एक्सप्रेशंस क्या आएंगी, और फिर उनको इम्प्लीमेंट करना
इन योर CNN असाइनमेंट, वो भी एक यानी एक अच्छा खासा प्रोसेस था पूरा। फिर आपने रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स पढ़े, और रिकरेंट न्यूरल नेटवर्क्स में भी बैक प्रोपगेशन थ्रू टाइम हमने पढ़ा, एंड इट वाज अ considerable effort just to understand those derivatives. It is a considerable effort to implement those derivatives properly, और वो आपकी अभी RNN के असाइनमेंट में आप कर रहे हैं। It turns out कि मॉडर्न मशीन लर्निंग फ्रेमवर्क्स में आपको इतनी मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। You just have to implement the forward pass of your model up to the loss function. लेकिन तो सवाल उठता है कि तो फिर हमने क्यों इतनी मेहनत की कोर्स में? बैक प्रोपगेशन के थ्रू ही तो हमें पता लगा था कि वैनिशिंग ग्रेडियंट प्रॉब्लम होती क्या है, ठीक है। यानी बैक प्रोपगेशन को समझना, उसकी इक्वेशंस देखना, इट स्टिल हैज़ इट्स बेनिफिट्स। या ये भी मुमकिन है कि आप वो बैक प्रोपगेशन का अगर पूरा प्रोसेस अगर आप फॉलो करते हैं तो उसमें हो सकता है कुछ जगहों पे आप कुछ ऑप्टिमाइजेशंस कर सकें, कुछ टर्म्स कैंसिल आउट होती हों, तो इस तरह की ऑप्टिमाइजेशंस आप में भी कर सकते हो जब आपको पूरा प्रोसेस पता हो। सो knowing back propagation, knowing how to implement derivatives, knowing how to implement derivatives still has its benefits. Okay. So let's see automatic differentiation कैसे चलती है. So a useful quote from the Wikipedia article on automatic differentiation states कि automatic differentiation exploits the fact that every computer program, no matter how complicated, every computer program executes a sequence of elementary arithmetic operations. For example, addition का opposite subtraction है, मैं इसको addition ही कह सकता हूँ, and multiplication, और उसका जो ऑपोजिट है डिवीजन। सो रियली जो एलिमेंट्री अरिथमेटिक ऑपरेशंस हैं ये एडिशन और मल्टीप्लिकेशन इससे हो रहे होते हैं, और एंड देन सम एलिमेंट्री फंक्शंस, फॉर एग्जांपल एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग फंक्शन, साइन फंक्शन, कॉस फंक्शन एट्सेट्रा, ठीक है। यानी जितने मर्जी आपके कॉम्प्लिकेटेड हो जाए फंक्शंस, उनको जब मैं ब्रेक डाउन करूंगा तो मल्टीप्लाई, ऐड, सब्ट्रैक्ट, डिलीट और इस तरह के फंक्शन, एक्सपोनेंशियल, लॉग या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, इन्हीं से बन रहे होंगे, स्क्वायर रूट इन्हीं से बन रहे होंगे, ठीक है। एंड बाय अप्लाइंग द चेन रूल रिपीटेडली टू दीज ऑपरेशंस, डेरिवेटिव्स ऑफ आर्बिट्ररी ऑर्डर कैन बी कंप्यूटेड ऑटोमेटिकली, ठीक है। यूजिंग ओनली एट मोस्ट अ स्मॉल कांस्टेंट फैक्टर मोर अरिथमेटिक ऑपरेशंस देन द ओरिजिनल प्रोग्राम। व्हाट दिस मीन्स इज कि ये जो आखिरी सेंटेंस है, आखिरी लाइन ये कह रही है कि जितने आपको फॉरवर्ड पास में ऑपरेशंस लगने थे ना, जैसे फॉरवर्ड पास में अगर आई डोंट नो ओ ऑपरेशंस लगने थे, इतने ऑपरेशंस लगने थे, तो ये ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन में k टाइम्स उतने ऑपरेशंस लग जाते हैं, ठीक है। और ये k अक्सर छोटा होता है, ये कोई बहुत बड़ी वैल्यू नहीं होती, ठीक है। यानी इट्स नॉट टू एक्सपेंसिव टू कंप्यूट derivatives using forward propagation. और इसको देख लेते हैं, इसकी एग्जांपल देख लेते हैं टू सी हाउ दिस वर्क्स।
हम लीनियर रिग्रेशन की प्रॉब्लम करते हैं, और लीनियर रिग्रेशन इज द मोस्ट सिंपल मशीन लर्निंग मॉडल। इसमें आपके पास इनपुट आती है, इनपुट को आप वेट्स के साथ डॉट प्रोडक्ट करते हैं, एंड दैट्स योर आंसर। यानी आपके मशीन लर्निंग मॉडल का जो आंसर है वो ये है कि इनपुट को आपने डॉट प्रोडक्ट किया वेट्स के साथ, और जो नंबर आया वो आपका आंसर है, वो आपका yn है। यानी आप इसको yn कह सकते हैं, nth एग्जाम्पल में जो आंसर आना है, दैट्स इट। यानी आपका मशीन लर्निंग मॉडल इज जस्ट वन न्यूरॉन, और उस न्यूरॉन के कुछ वेट्स हैं, और वेट्स ने इनपुट के साथ डॉट प्रोडक्ट किया जाएगा, और जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो आइडेंटिटी एक्टिवेशन फंक्शन है। यानी जो ये प्री एक्टिवेशन बनेगी ए, वो ही y है सीधा, ठीक है। और इसकी ट्रेनिंग के लिए अगर हम स्क्वेयर्ड एरर यूज करें, तो आपका जो लॉस फंक्शन बनेगा एट द nth ट्रेनिंग एग्जांपल, वो बनेगा w ट्रांसपोज xn माइनस tn है कि इस nth एग्जांपल पे आउटपुट होनी क्या चाहिए थी, डिजायर्ड आउटपुट क्या थी tn, और उसको मैं स्क्वायर कर देता हूं। ये जो लॉस फंक्शन है, लॉस फंक्शन का हम एक समथिंग कॉल्ड अ कॉम्प्यूटेशनल ग्राफ ये देख लेते हैं कि लॉस फंक्शन अगर हम ये एक ट्री, फॉर एग्जांपल ये जो ट्री यहां पे बना हुआ है, दैट जस्ट शोज कि आप w और xn से शुरू करके लॉस तक कैसे पहुंच सकते हैं। सो व्हाट हैपेंस इज कि मेरा इनपुट वेरिएबल, मेरे पास एक वेरिएबल है w, ठीक है, और मेरे पास एक वेरिएबल है xn, और इनको मैं नोड्स के तौर पे ट्रीट कर लेता हूं। दिस नोड रिप्रेजेंट्स w, दिस नोड रिप्रेजेंट्स xn, और उसके बाद जब मैं इनका डॉट प्रोडक्ट करता हूं, नाउ दैट्स एन एलिमेंट्री ऑपरेशन। इनफैक्ट डॉट प्रोडक्ट थोड़ा सा, पर डॉट प्रोडक्ट को आप एलिमेंट्री ऑपरेशन, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्री ऑपरेशंस एक्चुअली। फॉर एग्जांपल, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस पहले मैंने जिक्र किया था, डॉट प्रोडक्ट में कौन से एलिमेंट्री ऑपरेशंस यूज हो रहे हैं? मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। एग्जैक्टली, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशंस और एडिशन से बना हुआ है। अगर हम चाहते तो हम W पूरे वेक्टर को हम W1, W2, W3 बहुत सारे नोड्स बना सकते थे। इसी तरह xn जो वेक्टर है, इसके हर एंट्री के लिए एक नोड बना सकते थे, लेकिन हमने बस ये वेक्टर नोड बना दिया है कि इसके अंदर वेक्टर पड़ा है और xn इधर वेक्टर पड़ा है, और वो जो एलिमेंट्री ऑपरेशन से बहुत सारे मल्टीप्लिकेशंस और फिर उनका सम, वो भी मैंने डॉट प्रोडक्ट का एक नोड बना दिया। सो लेट्स स्टिल कॉल इट एन एलिमेंट्री ऑपरेशन, या जस्ट वन स्टेप अबव एन एलिमेंट्री ऑपरेशन, ये जो डॉट प्रोडक्ट है। जो भी इस डॉट प्रोडक्ट वाला जो प्रोसेस है, वो ये वाला नोड है, इसका जो रिजल्ट आएगा वो यहां पे सेव हुआ होगा। लेट्स कॉल दैट रिजल्ट ए, ठीक है। उसके बाद इस सेकंड लेवल पे मैंने यहां पे जो डिजायर्ड वैल्यू थी tn, वो इनपुट की हुई है। ये एक नोड है, उसमें एक नंबर पड़ा है tn। इन दो को यूज करके मैंने जो भी डॉट प्रोडक्ट आया था, नाउ एट दिस स्टेज आई डोंट केयर कि ये डॉट प्रोडक्ट से आया था। ऑल आई केयर इज कि कोई वैल्यू थी a, वो मेरे पास आ रही थी, ठीक है। इनफैक्ट मैं यहां पे इसको मार्क करता जाता हूं कि ये नोड तो एक डॉट प्रोडक्ट का नोड था, और ये नोड माइनस का नोड था।
कि ये अपनी दो आर्ग्यूमेंट्स को माइनस करता था, ठीक है। और इट डिडंट केयर कि ये ए कैसे आया था, ए कैसे आया था, वो ये नीचे वाला नोड केयर्स कि ए कैसे आया था। दिस वन जस्ट सेज कि जो भी ए है मैंने उसमें से tn माइनस कर देना। और उस पर ये जो आखिरी नोड है ये कहता है ओके, जो माइनस किया उसको मैंने बी कह दिया। आखिरी नोड कहता है कि जो भी बी में था उसको स्क्वायर कर दो, ठीक है। तो ये पावर 2 का नोड है। एंड अगेन इट डजंट केयर कि बी कैसे आया था, इट जस्ट सेज कि जो भी बी में पड़ा है उसको स्क्वायर कर दो। ये वाले स्टेप्स अगर मैं फॉलो करूंगा, ये कॉम्प्यूटेशनल ग्राफ, इसके अंदर मैं जब फीड करूंगा यहां पे W और यहां पे xn की, व्हेन आई फीड इट एंड आई लेट दीज इनपुट्स प्रोपोगेट अप द ग्राफ, एंड पे मेरे पास लॉस फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। डू यू गाइज एग्री? यस सर। और उसको लाने में जो हमारे बेसिक ऑपरेशंस लगे हैं वो एक डॉट प्रोडक्ट था, फिर एक सब्ट्रैक्शन थी और एक स्क्वेयरिंग थी, ठीक है। नाउ लेट्स सी कि मैं डेरिवेटिव्स तक कैसे पहुंच सकता हूं, क्योंकि देखें अगर मैंने ट्रेनिंग करनी है तो ट्रेनिंग के लिए आई एम इंटरेस्टेड इन द ग्रेडियंट ऑफ दिस लॉस फंक्शन with respect to the weight vector। और इस स्लाइड का मकसद ये है कि मैं ये एक्सप्रेशन कंप्यूट कर सकूं। वेल नॉट द एक्सप्रेशन, मैं ये ग्रेडियंट कंप्यूट कर सकूं। मुझे ये बताएं कि इस ग्रेडियंट का साइज क्या होगा, क्या ये स्केलर है, वेक्टर है, मैट्रिक्स है, क्या है, इसका साइज क्या होगा? तो जो प्रीवियस का साइज है जहां से मिल गया, प्रीवियस का साइज, व्हाट डू यू मीन प्रीवियस का साइज? जो W का साइज है वही साइज होगा इसका। जी, जो W का साइज है, यानी इसके अंदर जो डेरिवेटिव्स पड़े होंगे वो कर्ली L बाई कर्ली W1, कर्ली L बाई कर्ली W2, कर्ली L बाई कर्ली W D, क्योंकि अगर मैं इनपुट डी डिमेंशनल कह रहा हूं तो वेट्स भी डी डिमेंशनल है। तो ये वाला वेक्टर मुझे एट द एंड ऑफ द डे मुझे ये वेक्टर चाहिए, ठीक है। हाउ डू वी प्रोसीड आफ्टर द फॉरवर्ड पास? यानी पिछली स्लाइड में ये फॉरवर्ड पास हो गया था, और मेरे पास यहां तक वैल्यूज आ गई हैं फॉरवर्ड पास में, लॉस भी इवैल्यूएट हो गया। अब मैं क्या करता हूं, मुझे चाहिए तो लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W है, लेकिन मैं अब वापस आते हुए मैं सबसे पहले ये करता हूं, यानी इस नोड पे मेरे पास B आया था, इस नोड पे मेरे पास B आ चुका था, और मैं सिर्फ ये देखता हूं कि जो लॉस फंक्शन है वो तो B का स्क्वायर था, तो लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव, अब मेरे साथ रहिएगा, लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू B, क्या वो 2B नहीं होगा? यस सर। और ये स्क्वेयरिंग वाला जो फंक्शन है ये तो एलिमेंट्री एक फंक्शन है, इस एलिमेंट्री फंक्शन का डेरिवेटिव मैं यानी मैं अपने इसको मैं प्रोग्राम कर सकता हूं। ये वाले जो डेरिवेटिव्स हैं, सिंपल डेरिवेटिव्स, पावर का डेरिवेटिव, प्लस करने का डेरिवेटिव, माइनस करने का डेरिवेटिव, डिवीजन का डेरिवेटिव, साइन का डेरिवेटिव, एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव, लॉग का डेरिवेटिव, ये मैं जो एलिमेंट्री चीज़ों के डेरिवेटिव्स हैं ये मैंने अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट किए होंगे पहले। फॉर एवरी एलिमेंट्री ऑपरेशन सादा सा उसका डेरिवेटिव होगा, वो कोड अप हुआ हुआ है, ठीक है। कॉम्प्लिकेटेड फंक्शंस के डेरिवेटिव्स तो नहीं हम कोड कर रहे हैं, हम तो एलिमेंट्री चीज़ों के डेरिवेटिव्स कोड कर रहे हैं। सो लेट्स अस्यूम कि ये हमारे प्रोग्राम में ये एबिलिटी है कि छोटे डेरिवेटिव्स बड़े आराम से निकाल लेता है।
तो चूंकि ये स्क्वेयरिंग थी, ये 2 टाइम्स इट्स इनपुट आर्ग्यूमेंट होगा। ये डेरिवेटिव मैंने यहां पे लिख लिया, दिस विल बी 2 टाइम्स बी। अब ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन में हमने एक काम किया होगा जिसको मैंने अभी जिक्र नहीं किया था। वो ये था कि फॉरवर्ड पास में जब हमारे इस कॉम्प्यूटेशनल ग्राफ में जब ऊपर ऊपर जा रहे थे, तो जब मुझे यहां पे b मिला था, ये b की वैल्यू मैंने सेव कर ली, ये b की वैल्यू मैंने सेव कर ली थी। और जब डेरिवेटिव्स कंप्यूट करने की बारी यहां पे 2 टाइम्स b एक्सप्रेशन आती है, तो यहां पे मैं b को दोबारा कंप्यूट नहीं करता, b जो सेव हुआ था नंबर, एक नंबर कोई सेव हुआ था, वो नंबर मैंने यहां से बोरो किया है फॉरवर्ड पास वाले कंप्यूटेशनल ग्राफ से, और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया है। और यहां पे इस वक्त मेरे पास एक न्यूमेरिक वैल्यू पड़ी है, यानी लेट मी राइट दिस डाउन, कि जब आपने यहां पे ये फीड किया था w, तो ये कोई न्यूमेरिक वेक्टर था, ये कोई एक्सप्रेशन नहीं थी, ये नंबर से भरा हुआ एक वेक्टर था। जब आपने nth ट्रेनिंग एग्जाम्पल फीड की थी, ये भी कोई एक्सप्रेशन नहीं थी, अब ये कोई नंबर से भरा हुआ वेक्टर था। डू यू गाइज अग्री? डू यू गाइज अग्री विद दिस पार्ट कि ट्रेनिंग के दौरान आपके पास वेट का कोई एक्चुअल वेक्टर होगा ना, चाहे रैंडम वेट्स हों, थोड़े से ट्रेन हुए वेट्स हों, चाहे बहुत अच्छे ट्रेन हुए वेट्स हों, ये कोई वेक्टर होगा नंबर से भरा हुआ। इस तरह जब nth ट्रेनिंग एग्जांपल होगी, वो भी नंबर से भरा हुआ एक वेक्टर होगा। डू यू गाइस एग्री विद मी? जी सर। इसका मतलब है कि फॉरवर्ड पास में ये जिसको मैं a कह रहा हूं, ये कोई एक्सप्रेशन नहीं है, ये भी कोई नंबर है, स्केलर, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट से आया, एक एक्चुअल नंबर है। ये टी एंड डिजायर्ड टारगेट वैल्यू एक्चुअल नंबर है। ये भी एक्चुअल नंबर है ये, और यहां पे लॉस की वैल्यू एक्चुअल नंबर है। देयरफॉर ये जो बैकवर्ड पास में मैंने 2 इंटू बी किया है, b एक नंबर था मेरे पास, 2 इंटू बी, ये भी एक नंबर आ गया है, यानी ये भी न्यूमेरिक फॉर्म में है, ये कोई एक्सप्रेशन नहीं है मेरे पास, ये नंबर है मेरे पास। डू यू एग्री? बिल्कुल सर। ओके, ये लगता तो सादा सा पॉइंट है, पर ये बड़ा क्रूशियल पॉइंट है कि ये मेरे पास एक नंबर है। अब और नीचे चलते हैं। मैं कर्ली एल बाय कर्ली टी ये यहां पे कंप्यूट कर सकता हूं, लेकिन आई डोंट नीड कर्ली एल या डेरिवेटिव ऑफ लॉस फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू माय टारगेट, आई डोंट नीड दिस, तो मैं यहां पे जाऊंगा ही नहीं। इन ब्रांचेस को मैंने ट्रिवर्स करना ही नहीं है, आई डोंट नीड टू गो देयर, क्योंकि मुझे लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टारगेट ये चाहिए ही नहीं। मुझे चाहिए लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू माय वेट्स। वेट्स कहीं इस ब्रांच से आ रहे हैं, ठीक है, तो मैं इधर आऊंगा और यहां मैं देखता हूं कि इधर तो वैल्यू जो पड़ी थी वो थी a, तो यहां पे मुझे डेरिवेटिव चाहिए लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a, और ये चेन रूल से आएगा कि लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू b मल्टीप्लाइड बाय डेरिवेटिव ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू a, ये चेन रूल लगा हुआ है, लॉस विद रिस्पेक्ट टू b मल्टीप्लाइड बाय b विद रिस्पेक्ट टू a, तो ये लॉस विद रिस्पेक्ट टू a आ जाएगा, सीधा सीधा चेन रूल। अब क्रूशियल पार्ट, ये जो राइट साइड पे एक्सप्रेशन लिखी हुई है, इसमें आपके पास कौन सी टर्म एग्जिस्ट करती है पहले से, कौन सी टर्म है जो आपको पहले से पता है राइट साइड पे?
लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी। लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू बी, और ये कोई इसकी एक्सप्रेशन नहीं पता आपको, इसकी न्यूमेरिक वैल्यू पता है जो 2b करके आपने अभी कंप्यूट की थी। न्यूमेरिक वैल्यू नोन, एक नोन न्यूमेरिक वैल्यू है इसकी यहां पे, इट्स जस्ट अ नंबर। उस नंबर को मैं अब मल्टीप्लाई करूंगा किस चीज से, b के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a। b की एक्सप्रेशन क्या है, ये लिखी हुई है b इक्वल्स a माइनस टी एन। तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a क्या आएगा? So minus t of n. ट्राई अगेन। 1 आ जाएगा। 1 ओके, सो 1 आएगा 1. 1 आएगा। तो ये तो एक्सप्रेशन ही 1 हो गई। अब इसको इवेल्युएट क्या करना, अगर लेट्स से 1 ना आया होता, अगर लेट्स से कोई सम फंक्शन ऑफ a आ गया होता, लेट्स से कि ये डेरिवेटिव सम फंक्शन ऑफ a आ गया होता, तो a की वैल्यू स्टोर्ड है ना मेरे पास, तो मैं ये a की वैल्यू यहां पे कॉपी कर लेता और इसको इवेल्युएट कर लेता। यानी अगर ये कॉम्प्लिकेटेड भी होता थोड़ा सा, तो मैं a की वैल्यू स्टोर की होती और उसको यहां पे यूज कर लेता। रिगार्डलेस, ये तो सिंपल 1 आ गया। इसका मतलब है कि चूंकि ये 1 आ गया है, तो लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a इक्वल्स लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू b, और ये नोन वैल्यू थी, एक नंबर था। इसका मतलब यहां भी एक नंबर आ गया है। इस वक्त आपके पास एक नंबर पड़ा, यानी हम जब एनालिटिकल डेरिवेटिव्स करते थे तो ये एक्सप्रेशन पड़ी होती थी हमारे पास। ये की डिफरेंस है यहां पे। आई होप आप लोग इसको अप्रिशिएट कर पाएंगे। जब हम हाथों से डेरिवेटिव्स लाते थे, बैक प्रोपगेशन या हाथों से जब डेरिवेटिव्स लाते थे एनालिटिकल डेरिवेटिव्स, तो ये एक्सप्रेशन होती है हमारे पास, और ये एक्सप्रेशन बड़ी से बड़ी होती जाती हैं ये एक्सप्रेशंस, कि ये होगा इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर ये होगा इससे मल्टीप्लाई होगा, फिर प्लस होगा, फिर ये दोनों मल्टीप्लाई होंगे, फिर प्लस होगा, एंड सो ऑन। पर यहां पे ऐसा कुछ नहीं हो रहा। यहां पे मैं हमेशा एक नंबर पे ही रह रहा हूं। एक नंबर था लॉस फंक्शन की वैल्यू, एक नंबर था ये वाला डेरिवेटिव, और ये जब मोटा होने का चांस भी था इसके पास, ये भी नंबर्स ही थे जो आपस में मल्टीप्लाई हो रहे थे। तो यहां भी एक नंबर ही प्रोड्यूस हो रहा है। तो इवन एट दिस स्टेज आई जस्ट स्टिल हैव 1 नंबर, ठीक है। और वो नंबर लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव है विद रिस्पेक्ट टू a। फाइन, अगर मैंने लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x निकालना होता तो मैं इधर आ जाता, लेकिन मुझे लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x नहीं चाहिए, तो मैं इस ब्रांच में नहीं आऊंगा। मुझे चाहिए लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w, और इसका फॉर्मूला देख लेते हैं। लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w चेन रूल से निकल सकता है कि लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू a और a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w, जिसके अंदर ये वाला पार्ट इजंट इट नोन। पिछले स्टेप पे तो ये हमें पता था, ये है ना, ये भी कंप्यूट किया है यहां पे पिछले स्टेप पे। तो ये एक नोन नंबर है। ऑल दैट यू नीड टू डू इज कि a का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w क्या आएगा, ठीक है। और यहां पे मैं डॉट प्रोडक्ट शो करता हूं। वी नो, या लेट्स अस्यूम कि हमने इंप्लीमेंट किया हुआ है ये, कि जब भी डॉट प्रोडक्ट होता है, ठीक है, और हमने वेक्टर कैलकुलस में ये चीज देखी थी कि जब भी आपके पास डॉट प्रोडक्ट होता है दो चीजों का, तो इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w ये xn ट्रांसपोज होता है, ठीक है। ये वेक्टर कैलकुलस में हमने की थी, तो हमने ये सारा शो किया। तो इसका मतलब है, लेट्स से मैंने ये इंप्लीमेंट की हुई है बात कि अगर डॉट प्रोडक्ट से चीजें आ रही हैं तो w के हिसाब से डेरिवेटिव दूसरे वाले वेक्टर का ट्रांसपोज होगा। तो ठीक है, वो मैं यहां पे ले आता हूं कि दिस टर्म विल बी xn
ट्रांसपोज। सो मेरे पास ओवरऑल आंसर यहाँ पे आ गया, और ये ओवरऑल आंसर भी एक नोन नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ नोन वेक्टर, क्योंकि रिमेंबर xn तो मैंने फीड किया था, एक वेक्टर था xn। सो अ नोन नंबर मल्टीप्लाइड बाय अ नोन वेक्टर, दिस गिव्स यू, ये जो एक्सप्रेशन है ये एक इस तरह की एक्सप्रेशन आ जाएगी, एक नंबर, दूसरा नंबर, d नंबर्स आगे होंगे, और ये वो डेरिवेटिव है जो हमें चाहिए था, लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू w, और ये आप ग्रेडियंट डिसेंट में आप यूज कर लें, डेरिवेटिव आ गया आपके पास। ठीक है, कभी भी आपकी एक्सप्रेशन एक्सपैंड नहीं हुई, द एक्सप्रेशन नेवर स्वेल्स टू एन एक्सप्रेशन कंटेनिंग लॉट्स ऑफ टर्म्स, बस वो जौन से डेरिवेटिव आपको चाहिए वो न्यूमेरिकली इवेल्युएट होता जा रहा है और मल्टीप्लाई होता जा रहा है, फिर आगे भी वो नंबर्स ही आपस में मल्टीप्लाई होते जा रहे हैं, एंड दैट गिव्स यू द डेरिवेटिव कि जब भी आप किसी एक w पे बैठे हैं और आपने एक खास xn फीड किया है, उनके हिसाब से लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव वो आप न्यूमेरिकली इवेल्युएट कर लेते हैं। ये है ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन। और ये सारा काम आपने असल में जो चीज कोडिंग में जो आपको डेरिवेटिव्स चाहिए थे, कोडिंग में आपको डेरिवेटिव्स, फॉर एग्जांपल अगर सिर्फ इस एग्जांपल पे हम रहे तो आपको डॉट प्रोडक्ट का डेरिवेटिव कोड करने की जरूरत थी, आपको कोई भी एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव कोड करने की जरूरत थी कि ये 2x होता है, यानी स्क्वायर फंक्शन का डेरिवेटिव कोड करने की जरूरत थी, या स्क्वायर ऑपरेटर का, और आपको किसका डेरिवेटिव कोड करने की जरूरत थी, यही दो थे, लेकिन उसमें माइनस का कोई रोल आया नहीं था ना। अगर तो यहाँ -a होता, -tn लिखा हुआ है ना, अगर -a होता तो तब उसकी डेरिवेटिव की जरूरत होती, वो -1 होता डेरिवेटिव। तो आई मीन ये आइडेंटिटी फंक्शन कह लें, चलें, आपको d/da ऑफ a यानी आइडेंटिटी फंक्शन का डेरिवेटिव जो कि 1 होता है, इसकी जरूरत थी। पॉइंट इज कि ये जो एलिमेंट्री किस्म के फंक्शंस या ऑपरेटर्स हैं, डॉट प्रोडक्ट, स्क्वायर, आइडेंटिटी, साइन, कॉस, लॉग, एक्सपोनेंशियल, इनके डेरिवेटिव्स बहुत स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं और इनके मैं इंप्लीमेंट करके रख सकता हूँ, सेव कर सकता हूँ अपनी कोड में, मेरे ये हो सकते हैं, और उसके बाद इनको यूज करके मैं कॉम्प्लिकेटेड लॉस फंक्शंस के डेरिवेटिव भी निकाल सकता हूँ। So that's the benefit of automatic differentiation. इसका मेन पर्पस या बेनिफिट मुझे समझ नहीं आ रहा, अभी अगर कुछ चीज बताना। एक मेन बेनिफिट तो ये है कि मैंने अपने लॉस फंक्शन के डेरिवेटिव्स, अपने जो लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव है ना, सो फॉर एग्जांपल अगर मैं खुद बैक प्रोपगेशन से इंप्लीमेंट करना होता है डेरिवेटिव, तो मैं कहता कि कहाँ पे करें, तो मैं कहता कि मेरा लॉस फंक्शन जो है वो w ट्रांसपोज xn माइनस tn का स्क्वायर है, और मैं कहता कि इसके जो डेरिवेटिव है वो आना चाहिए, और मैं कैलकुलस के रूल्स यूज करता, और मैं कहता कि ये तो आना चाहिए, ये पावर 2 है तो 2 यहाँ पे आ जाएगा, और w ट्रांसपोज xn इधर है और माइनस tn इधर है, और ये तो ओवरऑल बाहर की टर्म का हो गया, और उसके बाद w ट्रांसपोज xn का डेरिवेटिव आएगा और वो xn ट्रांसपोज होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। ये मैंने चेन रूल अप्लाई किया है। मैं पहले ये एक्सप्रेशन हाथ से लिखता, कैलकुलस के रूल्स यूज करके पूरी एक्सप्रेशन हाथ से लिखता और फिर उसको प्रोग्राम में जाके इंप्लीमेंट कर देता। ठीक है, मैं इस सारे प्रोसेस से बच गया हूं। आई डोंट हैव टू डू दिस, यानी
यानी आई डोंट नीड टू डू दिस एनी मोर. ठीक है. और यहां तो चले सादा था, मैं कर लेता था. CNN का डेरिवेटिव देखें, CNN के डेरिवेटिव कितना मुश्किल था डिराइव करना. पूरा लेक्चर लगा हमें. RNN का डेरिवेटिव ऑलमोस्ट 1.5 लेक्चर लग गया होगा. RNN का डेरिवेटिव सिर्फ डिराइव करना, फिर उसको इंप्लीमेंट करना एंड एवरीथिंग. यू डोंट नीड टू डू दीज थिंग्स एनी मोर. सो पुराना तरीका ये था कि हम हाथ से ये एक्सप्रेशन निकालते थे कैलकुलस के रूल्स यूज करके, चाहे वो आराम से निकल आए, चाहे वो बहुत मुश्किल से निकले, पर हम ये एक्सप्रेशन लाते थे, ये एक्सप्रेशन को इंप्लीमेंट करते थे बैक प्रॉप के फंक्शन में. ट्रू? यस सर, ट्रू. और यहां तक पहुंचने के लिए वो पूरा बैक प्रोपगेशन का स्टेप होता था. अब मैं ये कह रहा हूं कि मैं ना ये पेपर पेंसिल पे ना ये डिराइव करूंगा, ना इसको इम्प्लीमेंट करूंगा. अब मेरे प्रोग्राम में ऐसे होगा कि मेरा जब एक दफ़ा फॉरवर्ड पास हो जाएगा तो मेरे पास ये W नंबर्स की फॉर्म में होगा, XN नंबर्स की फॉर्म में होगा, इसका डॉट प्रोडक्ट एक नंबर आया होगा, वो सेव हुआ होगा, इनका जो A और TN का डिफरेंस है वो एक नंबर होगा, वो सेव हुआ होगा. इसी तरह B का स्क्वायर जब मैं कर दूंगा तो मेरे पास लॉस फंक्शन की एक वैल्यू आ जाएगी. और अगर लेट्स से चूंकि लॉस फंक्शन B स्क्वायर करके आया है, इसका मतलब है कि ये एक एलिमेंट्री ऑपरेशन था B स्क्वायर, और लेट्स अस्यूम कि मेरे पास स्क्वायर फंक्शन का डेरिवेटिव कंप्यूट करने का फंक्शन इंप्लीमेंट हुआ है, और वो डेरिवेटिव है कि जिस चीज को भी आपने स्क्वायर किया था उस चीज को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो डेरिवेटिव आ जाएगा. इसका मतलब है कि अगर मैंने सिर्फ ये करना होता, लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू इट्स आर्ग्यूमेंट, तो वो मेरे पास 2 into B करके आ जाना था. यस सर. और वो एक नंबर होना था. ठीक है, यस. वो एक नंबर होना था. मैंने वो नंबर सेव कर लिया. ओके. और अगर मैंने यहां पे बात खत्म करनी होती मैं यहां पे रुक जाता, लेकिन मुझे ये डेरिवेटिव नहीं चाहिए. मुझे तो चाहिए लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W. उसमें चेन रूल कहता है कि उसके लिए आपको लॉस विद रिस्पेक्ट टू A और A विद रिस्पेक्ट टू W चाहिए होगा. और जब मैं लॉस विद रिस्पेक्ट टू A देखता हूं तो वो एक ये मोटी एक्सप्रेशन है. ठीक है, लेट्स सब्स्टिट्यूट दिस एक्सप्रेशन ओवर हियर. यानी लॉस विद रिस्पेक्ट टू A का जो चेन रूल है, ये 2 टर्म्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, ये मैं यहां पे सब्स्टिट्यूट कर सकता हूं, और ये एक लंबी सी एक्सप्रेशन आती जा रही है जिसमें अब 3 चीजें मल्टीप्लाई हो रही होंगी. ठीक है. और इनफैक्ट जो आपने डेरिवेटिव हाथ से जो लिखा है हमने, उसमें शायद यही हो रहा है. क्या ये 3 चीजें नहीं मल्टीप्लाई हो रही? 2, फिर ये B, और फिर B का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू A, ये 3 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं. ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है. ये पूरी की पूरी एक्सप्रेशन है जिसमें 3 चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, और इसको मैं इंप्लीमेंट करता हूं जाके ट्रेडिशनल तरीके में. लेकिन ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन में ये हो रहा होगा कि मैं ये जो 2 आया था ना, 2 into B, ये 2 into B मैं पहले ही कंप्यूट कर चुका हूंगा नीचे आते हुए. 2 into B मैंने कंप्यूट करके एक नंबर पड़ा होगा अब मेरे पास. यस सर. यानी मेरी एक्सप्रेशन अब मोटी नहीं होगी. ये 2 into B एक नंबर होगा, ये पड़ा है मेरे पास. इस नंबर को मैं जाके 1 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर से एक नंबर पड़ा होगा. इस नंबर को जाके मैं A का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W, जो कि X ट्रांसपोज है, यानी थ्रू आउट मेरे पास बस एक नंबर या एक वेक्टर होगा, एक चीज पड़ी होगी, एक न्यूमेरिक एंटिटी पड़ी होगी. वो किसी और न्यूमेरिक एंटिटी से मल्टीप्लाई या ऐड या डिवाइड या कुछ ना कुछ हो रहा होगा, जिससे डेरिवेटिव मैं असली डेरिवेटिव के करीब से करीब पहुंचता जाऊंगा. लेकिन एट एनी पॉइंट इन टाइम मेरे पास एक न्यूमेरिक एंटिटी हमेशा कंप्यूट होकर पड़ी होगी. तो ये मोटी एक्सप्रेशन मुझे नहीं चाहिए.
आप जो मर्जी फंक्शन मुझे दे दें, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन भी दे दें, ये तो बहुत सादा फंक्शन था, कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन भी दे दें, वो एलिमेंट्री ऑपरेशन से ही बना होगा और मैं हर एलिमेंट्री स्टेप के जो डेरिवेटिव है ना वो मैं कंप्यूट कर सकता हूं और ये आपस में मल्टीप्लाई होते होते वो, यानी एलिमेंट्री ऑपरेशंस के डेरिवेटिव्स ही मुझे इंप्लीमेंट करने की जरूरत है, कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव मुझे जरूरत नहीं है, वो इनसे मिलके बन जाएगा। ओके सर, अंडरस्टूड। ओके, पाइथन के अंदर एक पैकेज होता है, उसको कहते हैं ऑटोग्रैड। इट इम्प्लीमेंट्स दिस होल प्रोसेस, ये जो अभी मैंने आपको बताया है कि किस तरह से आप अपने फाइनल डेरिवेटिव तक पहुंच सकते हैं, ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन ये कर देता है। और इसमें ये होता है कि ये जो एलिमेंट्री ऑपरेशंस हैं, प्लस, मल्टीप्लाई, साइन, टैन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉग, जितने भी पावर का फंक्शन, ये ओवरलोडेड होते हैं। ओवरलोडेड इन द सेंस कि इन फंक्शंस का जो एक्चुअल बिहेवियर है वो भी इंप्लीमेंट हुआ होता है, लेकिन साथ ही ऑटोग्रैड जब आप यूज करते हैं तो इन फंक्शंस का अपनी आर्ग्यूमेंट के हिसाब से जो डेरिवेटिव होता है वो भी कोड अप हुआ होता है। ठीक है, तो यानी जब आप प्लस करते हैं तो इसका डेरिवेटिव 1 निकलता है, ये भी फंक्शन इंप्लीमेंट हुआ होता है। साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है तो साइन फंक्शन के साथ इसका डेरिवेटिव भी कोड हुआ होता है। एक्स टू द पावर के, ओ ये टाइपो, एक्स टू द पावर के है तो इसका डेरिवेटिव होगा के एक्स टू द पावर के -1। तो ये कोड अप हुआ होगा पहले से। ठीक है, और ऑटोग्रैड जो फंक्शन है ये आपको एक और फैसिलिटी भी देता है कि अगर यूजर चाहता है कि मैं इन एलिमेंट्री ऑपरेशन से जरा से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड फंक्शन है, समहाउ आपके प्रोग्राम में कोई और फंक्शन भी है, फॉर एग्जाम्पल आपका प्रोग्राम, आपको पता है कि मेरे प्रोग्राम में सिग्मॉइड बहुत यूज होता है, एंड लेट्स अस्यूम, अब मुझे पता नहीं है पर लेट्स अस्यूम कि जो सिग्मॉइड फंक्शन है जो था 1/1 प्लस e टू द पावर -a, लेट्स अस्यूम कि ऑटोग्रैड में सिग्मॉइड फंक्शन जो है ये ओवरलोडेड नहीं है, यानी इसका डेरिवेटिव नहीं इंप्लीमेंट हुआ है, लेट्स अस्यूम। तो आप करेंगे क्या, आप ये फंक्शन इंप्लीमेंट करेंगे और इसको भी ओवरलोड करके इंप्लीमेंट करेंगे आप। ठीक है, और आप बता देंगे ऑटोग्रैड को कि ये मेरा कोई फंक्शन है और इसका जो डेरिवेटिव है वो इस तरह से निकलता है, और आप ये दोनों चीजें इंप्लीमेंट करके ऑटोग्रैड को दे देंगे और कहेंगे कि ये फॉर्मली आप इसको रजिस्टर करेंगे ऑटोग्रैड के साथ। रजिस्टर का मतलब यही है कि आपने फंक्शन की इंप्लीमेंटेशन भी दी है और उसके डेरिवेटिव की इंप्लीमेंटेशन भी दी है, और जब ये ऑटोग्रैड के साथ आपने रजिस्टर कर दिया होगा तो अब ये दिस विल बिकम, एज फार एज ऑटोग्रैड इज कंसर्न, ये वो एलिमेंट्री फंक्शंस में से आ जाएगा कि जिसके डेरिवेटिव उसको पता है कैसे आने। ठीक है, सो अगर आपकी कोड में, आपके मॉडल में, आपके फॉरवर्ड पास में कोई ऐसी चीज है जो ऑटोमेटिकली पहले से इंप्लीमेंट नहीं हुई होगी जिसका डेरिवेटिव, और वो बिल्डिंग ब्लॉक है आपके मॉडल का, तो वो आप उसके सादा डेरिवेटिव्स खुद कोड करके ऑटोग्रैड के साथ रजिस्टर भी कर सकते हैं। तो दैट विल बी ट्रीटेड एज एन एलिमेंट्री फंक्शन। तो यू कैन प्ले अराउंड विद दिस ऑटोग्रैड। और जब आप पाईटॉर्च यूज करते हैं तो पाईटॉर्च में भी ये सारी फंक्शनैलिटी पहले से मौजूद है कि उसमें ऑटोमेटिक डिफरेंशिएशन हो जाती है ऑटोमेटिकली, सो यू डोंट नीड टू इम्प्लीमेंट द डेरिवेटिव्स ओवरऑल। अच्छा, अब प्रैक्टिस के लिए हम देख लेते हैं समथिंग कॉल्ड लॉजिस्टिक रिग्रेशन, और इसकी ट्रेनिंग देखते हैं। पहले तो देखते हैं कि लॉजिस्टिक रिग्रेशन चीज क्या है, हमने तो ये टर्म पहले इस कोर्स में नहीं की। लॉजिस्टिक रिग्रेशन एक बाइनरी क्लासिफायर होता है, 2 क्लासेस में क्लासिफाई करता है ये। ठीक है, और इसमें कोई हिडन लेयर नहीं होती, यानी जिस तरह 2 स्लाइड्स पहले हमने लीनियर रिग्रेशन की थी, लीनियर रिग्रेशन सबसे सादा मशीन लर्निंग का मॉडल है, उसमें हिडन लेयर नहीं होती, लेकिन वो रिग्रेशन का मॉडल है।
ये जो इसको आप लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहते हैं, ये नाम में तो रिग्रेशन है लेकिन असल में ये क्लासिफिकेशन का मॉडल है, ठीक है। क्योंकि इसमें भी वो रिग्रेशन वाला ही मॉडल था, W ट्रांसपोज X हुआ था लेकिन एंड पे एक सिग्मॉइड फंक्शन लगा हुआ है, लॉजिस्टिक सिग्मॉइड, यानी ये एक परसेप्ट्रॉन ही है, ठीक है, जिसको लॉजिस्टिक रिग्रेशन कहते हैं। ये सिर्फ एक न्यूरॉन है, एक परसेप्ट्रॉन है, जिसकी जो एक्टिवेशन फंक्शन है वो लॉजिस्टिक सिग्मॉइड है, सही। इट्स जस्ट अ परसेप्ट्रॉन विद अ लॉजिस्टिक सिग्मॉइड एक्टिवेशन फंक्शन। यानी आप आपके पास X आएगा, आप उसको W ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करेंगे, डॉट प्रोडक्ट लेंगे और सिग्मॉइड में से गुजार देंगे आंसर को। ये चूंकि सिग्मॉइड में से गुजरा हुआ है, ये आंसर 0 से 1 है, विच मीन्स कि मैं इसको इंटरप्रेट कर सकता हूँ एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1। ये मेरी इंटरप्रिटेशन है कि जो भी डॉट प्रोडक्ट आएगा आई विल ट्रीट इट एज द प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1, और क्लास 2 की प्रोबेबिलिटी मुझे मॉडल करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर क्लासेस 2 हैं और 1 की प्रोबेबिलिटी जो भी है उसको मैं 1 माइनस करूंगा तो क्लास 2 की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। फाइन, सो आई कॉल y प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 1, आई कॉल 1 माइनस y प्रोबेबिलिटी ऑफ क्लास 2। फिर मेरे पास बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस, ये मैं इंप्लीमेंट कर सकता हूँ। यू ऑलरेडी सीन बाइनरी क्रॉस एंट्रोपी लॉस। तो और वो ये होगा कि आप अपनी सारी ट्रेनिंग सेट पे सम करेंगे और जो एंट्रोपी की टर्म थी वो -ln होता है, ये माइनस में बाहर ले आया हूँ। सो टारगेट इनटू लॉग ऑफ आउटपुट प्लस 1 माइनस टारगेट इनटू लॉग ऑफ आउटपुट। सो ये दोनों क्लासेस के लिए डिपेंडिंग ऑन टी इनमें से कोई एक टर्म सेलेक्ट हो जाएगी। बहरहाल दैट्स माई लॉस फंक्शन। अब हम प्रैक्टिस के लिए, ये मैंने भी खुद इंप्लीमेंट नहीं किया हुआ, तो हम ऐसा करते हैं कि इकट्ठे इसकी कोशिश कर लेते हैं, इस लॉस फंक्शन का कंप्यूटेशनल ग्राफ बना लेते हैं। अब आप एक काम करें, ये जो लॉस फंक्शन की एक्सप्रेशन है ये अपने पास लिख लें कहीं इसको लिख लें, लॉस फंक्शन की एक्सप्रेशन अपने पास लिख लें। इनफैक्ट राइट दिस डाउन जस्ट फॉर ln, यानी nth ट्रेनिंग एग्जांपल के लिए लिखते हैं। इस सम को हटा दें और चलिए मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ कि nth ट्रेनिंग एग्जांपल की बारी, जो मेरा लॉस फंक्शन होगा वो होगा -tn ln yn, ये भी माइनस, और 1 माइनस tn ln ऑफ 1 माइनस yn, वेयर जिसको मैं yn कह रहा हूँ, yn ये लॉजिस्टिक सिग्मॉइड से आ रहा है, ये सिग्मॉइड है ऑफ W ट्रांसपोज xn, ठीक है। और इसको हम अगली स्लाइड पे जाने की कोशिश करते हैं। और इसका कंप्यूटेशनल ग्राफ बनाने की कोशिश करते हैं। लेट्स सी हमसे बनता है नहीं बनता, पर मे भी कुछ प्रैक्टिस हो जाए। अब हम करेंगे ये कि तो बिल्कुल नीचे से स्टार्ट करते हैं। आई डोंट नो ये कितनी जगह चाहिए होगी इस ग्राफ को। बिल्कुल पहले की तरह मेरे पास W है, मेरे पास xn है, ये फीड किया होगा आपने, और W और xn के साथ सबसे पहली चीज मैं क्या करता हूं? कैन यू गाइस हेल्प मी आउट? डॉट प्रोडक्ट करते हैं, यानी ये एक नोड है जो डॉट प्रोडक्ट वाला नोड होगा और इसमें ये फीड हो रहे होंगे। ये मेरा कंप्यूटेशनल ग्राफ शुरू हो गया और इस पे यहाँ पे लिख देता हूँ कि जो भी आंसर आ रहा है उसको मैं A कहने लगा हूँ, और A इक्वल्स W ट्रांसपोज xn। फिर मैं क्या करता हूँ, अगला स्टेप क्या है?
एक्टिवेशन फंक्शन। इसके बाद मैं इस वैल्यू को एक्टिवेशन फंक्शन में से गुजारता हूं और वो सिग्मॉइड है। और इस तो सेकंड वैल्यू को मैं बी कह देता हूं कि बी जो है वो सिग्मॉइड है। सिग्मॉइड ऑफ क्या लिखूं? सर ए लिखूं या डब्ल्यू ट्रांसपोज एक्सएन लिखूं? और ए ही लिखे तो ए लिखूंगा क्योंकि यही तो बेनिफिट है कि मुझे एक एब्स्ट्रैक्शन मिल जाती है। आई डोंट केयर कि ए कैसे आया था, जो भी ए है इस फंक्शन ने बस ए को देखना है और सिग्मॉइड में से गुजार देना। ठीक है, ओके, ये आ गया मेरे पास। उसके बाद सिग्मॉइड के बाद मैं क्या करता हूं? लॉस फंक्शन। नहीं, वो तो बहुत देर लगेगी, अभी तो बहुत सारे और काम हो रहे हैं। यानी मेरे पास वाई एन आ गया है ना? यस सर। तो वाई एन के साथ अब मैं क्या करता हूं? लॉग। एग्जैक्टली अब मैं लॉग फंक्शन में से गुजारता हूं। ठीक है, मुझे इजाजत दें, मैं जरा इस तरफ की एक ब्रांच ले लूं। ठीक है, तो यहां पे मैं बी को, जो बी वैल्यू आ गई है, इसको मैं ये वाला नोड लॉग फंक्शन वाला नोड है और इसको मैं सी कहता हूं। सी इक्वल्स लॉग ऑफ बी। ठीक है, फिर मैं क्या करता हूं? सर लॉस फंक्शन 1 माइनस वाई भी चाहिए हमें। ओके, सो अब थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता जा रहा है, तो एक काम करते हैं। एक साइड पे ना हम एक सेकेंड, आई नेवर गेट टू फिगर दिस आउट। एक हम इसकी ब्रांच ले लेते हैं और एक हम इस साइड वाली ब्रांच ले लेते हैं। ठीक है, तो ये मैं अभी ब्लू वाली ब्रांच लेने लगा हूं। इधर क्या हो रहा है? मैं लॉग वाई एन तक तो पहुंच गया हूं। अब क्या होने लगा है? माइनस टी ऑफ एन से मल्टीप्लाई होगा। सो माइनस टी ऑफ एन से इसने अगर मल्टीप्लाई होना है तो इट मीन्स कि यहां पर अब मैं वो जो इनपुट के तौर पे मेरे पास आया होगा कि टारगेट वैल्यू क्या थी, और अब मैं माइनस वाला काम भी अभी नहीं करता। मैं इसको कह देता हूं कि ये दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसको मैं डी कह देता हूं कि डी इक्वल्स सी या टी एन मल्टीप्लाइड बाय सी। अग्रीड? जो डी है ये टी एन इंटू सी नहीं हो रहा होगा? ओके, यस सर। और ये ब्लू ब्रांच हो गई। माइनस इसका अभी मैंने नहीं किया, पर ये ब्लू ब्रांच हो गई। अब ये मजेंटा वाली ब्रांच देखते हैं। इसमें मेरे पास सिग्मॉइड का आंसर जो है वो एक टाइम पे आ गया था। इस सिग्मॉइड के आंसर को मैंने निगेट नहीं करना, अब माइनस लगाना है इस पे। यानी ये जो माइनस है ये यूनरी माइनस है। यूनरी, ये माइनस देखे ना, बाइनरी ऑपरेटर भी होता है, दो चीजों को माइनस करना है, और यूनरी ऑपरेटर भी होता है, एक चीज को निगेट कर देना। तो ये यूनरी वाला माइनस है। ये सिर्फ जो भी बी की वैल्यू थी उसको माइनस बी कर देगा। ये जो आंसर आया यहाँ पे, लेट्स कॉल दिस मेरे वेरिएबल्स ए बी सी डी, इसको ई कह दूं। ई इक्वल्स माइनस ऑफ बी। मेरे साथ हैं आप लोग? क्योंकि मुझे माइनस वाई एन चाहिए था। जी सर। और ये माइनस वाई एन किस में ऐड हो रहा है? 1 में। ये 1 मैं इनपुट के तौर पे यहां ला रहा हूं, और यहां पे ये प्लस हो रहे हैं, यानी 1 और माइनस वाई एन ये प्लस हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं। ठीक है, इसको मैं, हाँ, और इसको मैं कह देता हूं एफ, यानी एफ इक्वल्स
e प्लस 1। f के साथ अब मैं क्या करता हूं बताइए। f असल में 1 माइनस log लेगा ना। इसका लॉग लेना है, लॉग f। तो f को मैं लॉग फंक्शन में से गुजार देता हूं, यानी यहां पे मेरे पास g आ गया है जो कि log ऑफ 1 माइनस वाई एन है, जो कि f था मेरे पास। फिर मैं क्या करता हूं, लॉग आ गया है। टारगेट पे ले जाएंगे, उसमें 1 ऐड करेंगे। अब हम करेंगे फिर से, ये tn यहाँ पे पड़ा था, तो मैं tn यहाँ से भी ला सकता हूँ, नया नोड भी रख सकता हूँ, यहीं से ले आते हैं tn। लेकिन इस tn के साथ अब मैंने करना क्या है, 1 माइनस, ओके, सबसे पहले तो इस tn को मैंने निगेट करना है, यूनिरी माइनस, ये मेरे पास h आ गया है, h इक्वल्स माइनस tn, माइनस tn। ओके, माइनस हो गया। अब क्या करना है इसके साथ, 1 को ऐड करना है इसमें। मेरे पास जगह ज़रा कम होती जा रही, तो या मैं काम करता हूँ, इसको मैं एक तो छोटा करता हूँ, इसको इधर ले आता हूँ, और यहाँ पे अब मैं वो 1 लेके आता हूँ, और मुझे 1 माइनस tn चाहिए था, यानी ऐड करता हूँ इन दोनों को। इसको कहता हूँ hi, ये वेरिएबल i है, i इक्वल्स h प्लस 1, h जो है वो माइनस tn है, तो ये 1 माइनस tn हो रहा है। 1 माइनस tn को मैंने किससे मल्टीप्लाई करना है, माइनस g से। 1 माइनस tn को मैंने g से मल्टीप्लाई करना है, ये जो log ऑफ 1 माइनस yn था, वो माइनस मैं बाद में देखूंगा, ठीक है। तो ये मल्टीप्लाई है, यानी व्हाट हैपन्स है hi, इसको j कह देता हूँ, j इक्वल्स i मल्टीप्लाइड बाई g। i क्या था, i था 1 माइनस tn, g क्या था, log ऑफ 1 माइनस yn, यानी ये मजेंटा एक्सप्रेशन यहाँ पे कंप्यूट हो गई है। सो लेट मी शेड दीज इन सिमिलर कलर्स, कि एट दिस पॉइंट मेरे पास जो वहां पे मजेंटा है वो आ गया है, और एट दिस पॉइंट मेरे पास कहाँ था ये ब्लू वाला किधर, कौन सी, डी, यप, इन दोनों का प्रोडक्ट था। तो यहाँ पे मेरे पास ब्लू वाली साइड आ गई है, यहाँ पे मेरे पास मजेंटा वाली साइड आ गई है। ऑल आई नीड टू डू इज कि इनको मैं ऐड कर लेता हूँ, असल में तो मुझे पहले निगेट करने चाहिए, चलिए फिर जैसा लिखा हुआ है वैसा ही कर लेते हैं कि पहले निगेट कर लेते हैं। सो जो फाइनल स्टेप है, किधर गया, फाइनल स्टेप में मैं ये करता हूँ कि मैं इस यार कम फाइनल स्टेप में मैं इसको भी पहले निगेट करता हूँ, यूनिरी, इसको भी निगेट करता हूँ, यूनिरी, और फिर इन दोनों रिजल्ट्स को आपस में क्या करूं, ऐड, इन दोनों को मैं ऐड कर देता हूं। एट दिस पॉइंट मेरे पास चलिए मैं फिर भी एक्सप्रेशन सारी लिख देता हूं। जे पे हम बैठे थे, इसको के कह देते हैं, के इक्वल्स माइनस ऑफ डी, या एल कह देते हैं, एल इक्वल्स माइनस ऑफ जे,
और यहाँ पे मेरे पास जो फाइनल चीज़ है ये वो लॉस फंक्शन आ गया है। लॉस फंक्शन की वैल्यू ये निकल कैसे रहा है, k प्लस एल। ठीक है, ये हमारे पास कॉम्प्यूटेशनल ग्राफ बन गया है। लॉजिस्टिक रिग्रेशन में nth ट्रेनिंग एग्जाम्पल का जो लॉस निकलता है, nth ट्रेनिंग एग्जाम्पल के लिए जो लॉस निकलता है, जब आपने W में यहाँ पे कोई करंटली जो भी आपके वेट का वेक्टर था, जब आपने वो फीड इन किया इस ग्राफ में और nth ट्रेनिंग एग्जाम्पल फीड इन की, तो ये कॉम्प्यूटेशंस होते 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 यहाँ पे आपके पास लॉस की एक वैल्यू आ गई होगी। अब एक्चुअली टाइम तो अब ख़त्म हो गया। जो अगली स्लाइड है उस पर मैंने जगह छोड़ी हुई है। सो फॉर योर प्रैक्टिस, अगर टाइम होता तो हम इसको अभी कर लेते। अगली स्लाइड पे हमने करना ये है, एंड आप इसकी खुद प्रैक्टिस कर सकते हैं कि ये जो कॉम्प्यूटेशनल ग्राफ हमारे पास आ गया है फॉरवर्ड पास में, इसको मैं जस्ट टू असिस्ट यू, इस ग्राफ को अगर हम कॉपी पेस्ट करते हैं उस स्लाइड पे, कंट्रोल सी, एंड मैं थोड़ा पतला कर देता हूं। अब आपने इसी तरह राइट साइड पे आप इसका बैकवर्ड पास आप देख सकते हैं, और उसमें करना ये होगा, अगेन हम इवेंचुअली हमने कहां पे पहुंचना है। क्या आप लोग मुझे बता सकते हैं मैं किस डेरिवेटिव की तलाश में हूं? लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू W, इसकी मैं तलाश में हूं। और ये बैकवर्ड पास में ये यहां पे आएगा बिल्कुल इस इनपुट नोड पे जब मैं पहुंचूंगा। लेकिन वाई शुड यू फील होपफुल कि ये निकल आएगा? इसलिए क्योंकि यहां पे लॉस फंक्शन आया था मेरे पास। लॉस फंक्शन किसकी वजह से आया था? के और एल की वजह से। क्या लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव आप के के हिसाब से निकाल सकते हैं? यस सर। क्या आएगा वो डेरिवेटिव? यहाँ पे तो 1 आ रहा है, तो से इट कॉन्फिडेंटली 1 है वो डेरिवेटिव। लॉस फंक्शन का डेरिवेटिव एल के हिसाब से आप निकाल सकते हैं, वो भी 1 है। यानी इस नोड पे मेरे पास न्यूमेरिकल वैल्यू है डेरिवेटिव की। लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के, ये 1 एक नंबर पड़ा होगा 1। लॉस का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एल इस नोड पे, ये भी एक नंबर पड़ा होगा 1। और सिमिलरली मैं नीचे चलता जाऊं तो यहां पे ये जो 1 वाला डेरिवेटिव था ये -1 से मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि ये -j होके आ रहा है, ये माइनस की वजह से डेरिवेटिव। पॉइंट इज कि ये लॉस फंक्शन के डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू के यहां पे आ चुका होगा, विद रिस्पेक्ट टू एल यहां पे आ चुका होगा, विद रिस्पेक्ट टू जे यहां पे आ चुका होगा, विद रिस्पेक्ट टू डी यहां पे आ चुका होगा। और ये सारे बहुत ही सादा डेरिवेटिव्स हैं। इनमें से मुझे एक भी नोड बता दें जो कॉम्प्लिकेटेड फंक्शन इंप्लीमेंट कर रहा है। प्लस माइनस, प्लस के साथ डेरिवेटिव 1 होता है, माइनस के साथ डेरिवेटिव -1 होता है, मल्टीप्लाई के डेरिवेटिव होता है कि जो भी मल्टीप्लाई हो रहा था मेरे साथ वो एक नंबर आ जाएगा। यानी अगर आई के हिसाब से डेरिवेटिव निकालना है तो वो जी आ जाएगा, जी के हिसाब से डेरिवेटिव निकालना है तो वो आई आ जाएगा, यानी जो भी मल्टीप्लाई हो रहा था। सादा डेरिवेटिव, यहां फिर से प्लस डेरिवेटिव 1 होगा, ये फिर से मल्टीप्लाई। लॉग का फंक्शन 1/x होता है, तो f के हिसाब से डेरिवेटिव निकालना तो ये 1/f होगा। ये सारे सादा डेरिवेटिव्स हैं। अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव है तो वो सिग्मोइड का था। अगेन लेट्स अस्यूम कि सिग्मोइड मैंने रजिस्टर किया हुआ है और इसका डेरिवेटिव सिग्मा इंटू 1 माइनस सिग्मा होगा। लेट्स अस्यूम कि वो इंप्लीमेंट हुआ हुआ तो वो भी आ जाएगा। तो ये डॉट प्रोडक्ट के हिसाब से डेरिवेटिव, ये हम सारा कुछ कर चुके हैं। यानी आई होप कि मैं आपको कन्विंस शायद कर लिया हो। आई होप आप लोग कन्विंस हो गए हो कि ये कर्ली एल बाय कर्ली डब्ल्यू या डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू डब्ल्यू तक पहुंचने में कोई कॉम्प्लिकेटेड डेरिवेटिव नहीं है। सादा सादा डेरिवेटिव थे और
वो मल्टीप्लाई हो ही जा रहे हैं। मेरी एक्सप्रेशन भी कोई बहुत मोटी नहीं होती जा रही, एक नंबर या एक वेक्टर पे मैं काम कर रहा हूँ थ्रू आउट। नंबर्स पे काम हो रहा है, एक्सप्रेशंस पे काम नहीं हो रहा, नंबर्स पे काम हो रहा है थ्रू आउट। ठीक है, तो ये मैं एक्सरसाइज आपके लिए छोड़ देता हूं कि अब आप वो बैकवर्ड्स चल के, तो यू गाइज हैव टू रीच टिल दिस एक्सप्रेशन। ठीक है, you guys have to do this for practice.